Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. तो आपको पता ही है कि हम वैदिक काल कवर कर रहे हैं। तो वैदिक काल के अंदर हमने ऋग्वेदिक को समझ लिया था, ऋग्वेदिक की राजनीतिक व्यवस्था को समझ लिया था और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को समझ लिया था। तो उसी मेथड से आज हम ऋग्वेदिक की अर्थव्यवस्था समझेंगे। तो आई होप जो पीछे वाले लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जो आपको समझ नहीं आया आप कमेंट कर दिया करें। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल के लिए आप नीचे कमेंट के अंदर जो पिन कमेंट है वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं टेलीग्राम का, जहाँ पर पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो। बाकी आप टेलीग्राम से आप फाइल ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल, ठीक है, आज के लेक्चर की। तो स्टार्ट करते हैं आज ऋग्वेदिक की अर्थव्यवस्था कि ऋग्वेदिक कार्यों की संस्कृति कैसी थी। मूल्यतः ग्रामीण थी, ठीक है। जो ऋग्वेदिक जो लोग थे, आर्य जो थे, वो शहरों में नहीं रहते थे, गांव में रहते थे। उसकी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था थी। तो जो आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी? निर्वाह मूलक, कि उनका जीवन व्यतीत होता रहे, ठीक है, अच्छे से भोजन मिलता रहे, निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था थी उनकी। ऋग्वेदिक कबीलाई संरचना के अनुकूल अर्थव्यवस्था में पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाता था। तो क्या कह रहे हैं कि जो ऋग्वेदिक जो संरचना थी, कबीलाई संरचना, उस कबीलाई संरचना के अंतर्गत कृषि को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था, पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। दूसरे शब्दों में पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का क्या था? मूल आधार था। इस काल में पशुचारण जो थी उसको इतना महत्व दिया जाता था कि जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को जोड़ा जाता था गाय से, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था ना कि जिसके पास ज़्यादा गाय होगी वो ज़्यादा अमीर होगा। तो गाय इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने जीवन की जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है उनको किससे जोड़ दिया? गाय से जोड़ दिया। उदाहरण के लिए राजा के लिए क्या कह रहे थे? गोप का यूज़ कर रहे थे, गोप नाम का, है ना, गोप का यूज़ कर रहे हैं। और समय की माप के लिए गोधूली शाम का टाइम, है ना। और दूरी की माप के लिए गव्यतु, समय के लिए तो कर रहे हैं गोधूली, राजा के लिए गोप, और दूरी के लिए गव्यत, और युद्ध के लिए गविष्टि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इससे क्या पता चलता है कि गाय का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था इनके जीवन में, ठीक है। तो उसके अलावा ऋग्वेद में कुल 10,462 श्लोक में से 24 श्लोकों में ही कृषि की चर्चा मिलती है। देखिए 10,462 श्लोक हैं जिसमें से 24 श्लोक में ही कृषि की चर्चा मिलती है। इससे क्या पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व ज्यादा था ऋग्वेदिक काल में, ना कि उत्तर वैदिक काल। ओके, आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस काल में सीमित रूप से सही कृषि कार्यों का ज्ञान आर्यों को था, ठीक है। कि मान लेते हैं चलो कि पशुपालन था महत्वपूर्ण, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज्ञान, सीमित रूप से ही सही, लेकिन कृषि कार्य का ज्ञान आर्यों को था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे। क्या कहते थे? जो कृषि योग्य भूमि होती थी, जहाँ पर कृषि कर सकते थे, बंजर जमीन जो नहीं होती थी उसको बोलते थे उर्वरा, या फिर क्षेत्र कहा जाता था। याद रहेगा, ऋग्वेदिक काल में जो कृषि योग्य भूमि होती थी या फिर जहाँ पर कृषि होती थी, खेती होती थी, उसे बोलते थे उर्वरा या फिर क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में बुआई, कटाई, मड़ाई से संबंधित गतिविधियों की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, ठीक है, उसके अंदर क्या मिलती है? बुआई, कटाई और मड़ाई से संबंधित गतिविधियों की चर्चा मिलती है। खेत को हल को क्या कह रहे हैं? लांगल तथा बैल की सहायता से जोड़कर उसमें बीज बोया जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ आएगा, खेत को हल तथा बैल की सहायता से जोड़कर उसमें बीज बोया जाता था, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। पकी हुई फसलों को काटने के लिए हंसिए का प्रयोग किया जाता था। तो आज भी जब फसलें लोग हाथ से कटवाते हैं, है ना, तो हंसिए का यूज़ करते हैं, दात्र का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा, आज भी ये परंपरा चल रही है। आर्यों को सिंचाई का ज्ञान था। कैसे पता चला? ऋग्वेद में कुआं, नहर की सूचना मिलती है। लोग खाद का प्रयोग उपज बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आज भी खाद का यूज़ क्यों होता है? उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। कृषि से उत्पन्न होने वाले अनों में यव और धान्य का उल्लेख मिलता है। तो किस किस का उपज करते थे, किस किस का उत्पादन करते थे? कृषि का ज्ञान था तो किस चीज़ की कृषि करते थे, किस चीज़ का उत्पादन करते थे? तो दो अन्न का नाम है, दो अन्नों का नाम, एक तो है यव और दूसरा है धान्य, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ से मिल रहा है? ऋग्वेद से मिल रहा है। परंतु इस शब्द का सीधा संबंध
इस नाम के ज्ञात अनाज से नहीं है। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं, यव का मतलब हमें नहीं पता और धान का मतलब क्या कहना चाहते हैं एक्चुअल में उसका पता नहीं है, ठीक है ना हमें, क्योंकि चावल को अपने धान कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर धान से वो परिचित नहीं थे, चावल से परिचित नहीं थे, धान्य यहाँ पर चावल नहीं है, ठीक है। यव और धान्य का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस शब्द का सीधा संबंध इस नाम के ज्ञात अनाज से नहीं है, ठीक है। धान्य का मतलब यहाँ पर चावल नहीं है, आर्यों को चावल का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो आपको अर्थव्यवस्था समझ आ गई। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्या है, पशुपालन है। कृषि से भी परिचित थे वो, कृषि के लिए आपने देख ही लिया, बैल का यूज करते थे, हल का यूज करते थे, फसलों को कटाई के लिए हंसी का यूज करते थे, पानी देने के लिए कुआं और नहर थी, ठीक है ना, और खाद का भी यूज करते थे, याद रहेगा। और 2 फसलें थी, कौन कौन सी, यव और धान, ठीक है, धान्य सॉरी, ओके। और फसल में क्या नहीं जानते थे, ये चावल नहीं जानते थे, तो हमें पक्का इन फसलों के बारे में पता नहीं है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में कृषि को विशेष महत्व नहीं प्राप्त होने की वजह से सीमित कृषि अधिशेष की स्थिति थी। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अगर कृषि होगी नहीं तो कृषि का अधिशेष बचेगा कहाँ से इतना ज़्यादा। अगर सीमित ही कृषि होगी तो सीमित ही अधिशेष होगा, तो उसे ना तो व्यापार हो सकता है और ना ही राज्य के लिए अलग से टैक्स निकाला जा सकता है ना। इस वजह से शिल्प का विकास भी क्या रहा, सीमित रहा। शिल्प का विकास क्या रहा, सीमित रहा। कृषि अधिशेष था नहीं, ठीक है, तो अधिशेष था नहीं तो लोग अलग काम में लगेंगे क्यों, वो भी अपने खाने का ही सोचेंगे। कृषि अधिशेष का मतलब क्या है कि जो बच जाता है अनाज, अपने परिवार के अलावा अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने रख लिया और बाकी अपनी चीज़ों के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है ना, बेचना स्टार्ट कर दिया, तो इस वजह से शिल्प भी नहीं बनेगा, तो शिल्प का विकास नहीं हुआ। ऋग्वेद में शिल्प के रूप में हम क्या देखते हैं, कुंभकारी देखते हैं, रथ निर्माण देखते हैं, बढ़ईगिरी देखते हैं, तांबे कांसे के शिल्पों का विवरण मिलता है। तो ज़्यादा हमें शिल्पकारी देखने को नहीं मिलती है ऋग्वेद काल में। इसके लिए लोग किसका यूज़ कर रहे थे, अयस का, किसके लिए, तांबे और कांसे के लिए। लेकिन लोहे के लिए क्या यूज़ करते हैं शब्द, कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस का यूज़ करते हैं, लेकिन तांबे और कांसे के लिए किसका यूज़ करते हैं, अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। लोग धातुओं को गलाने तथा उसे पीटकर विभिन्न वस्तुएं जैसे घरेलू उपकरण बनाने में कुशल थे। लोगों को पता था कि धातु को पिघलाकर कैसे बर्तन बनाने हैं, ठीक है। कताई और बुनाई का जो काम था वो स्त्री और पुरुष दोनों करते थे, बराबरी का काम था, ठीक है। उस वक्त स्त्रियों की दशा भी अच्छी थी क्योंकि स्त्री जो थी वो सभा के अंदर उनकी भागीदारी थी, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा, राजनीतिक व्यवस्था का ये पॉइंट है। वस्त्र बनाने में सूत, रेशम तथा ऊन का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में उल्लेख है कि गांधार तथा सिंध प्रदेश में सुंदर ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता था, ठीक है, याद रहेगा। परुष्णी नदी के तट पे, ये परुष्णी नदी कौन सी थी, कौन है पुरुष, रवि, ठीक है, रवि यानी रावी, तो रावी नदी के तट पर उत्तम किस्म की रंगीन ऊन मिलती थी, ठीक है ना, इसका उल्लेख मिलता है। परुष्णी नदी के तट पर उत्तम किस्म की रंगीन ऊनी वस्त्र बनाने का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, किससे, ऋग्वेद से। पॉइंट याद रहेगा, ऊनी वस्त्र के कपड़े पहनते थे, ठीक है। बुनाई और कताई स्त्री और पुरुष दोनों करते थे, ठीक है। वस्त्र कैसे होते थे, सूती, रेशमी और ऊन के बने होते थे। तो ये ऊन कहाँ से आ रही है, गांधार और सिंध के प्रदेश से। उसके अलावा परुष्णी नदी के तट से उत्तम किस्म की रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। कृषि तथा शिल्प की तरह ऋग्वेद अर्थव्यवस्था में वाणिज्य व्यापार की सीमित भूमिका थी, ठीक है। ऋग्वेद में व्यापारियों के रूप में पणि की चर्चा मिलती है। तो व्यापारी कौन थे, यहाँ पे व्यापारियों को क्या कहते थे, व्यापारी ना कहकर कहते थे पणि। और गैर आर्य समूह के थे, जो पणि होते थे वो गैर आर्य समूह के होते थे, आर्य नहीं होते थे। जो व्यापारी होते थे आर्य व्यापार का काम नहीं करते थे, जो व्यापार का काम करते थे वो कौन थे, पणि थे। परंतु ऋग्वेदिक आर्यों के साथ कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। कौन, पणि ऋग्वेदिक आर्यों के साथ में कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करते होते थे, किंतु कभी कभी दोनों में क्या आ जाता था, झगड़ा भी हो जाता था, ठीक है, दोनों में विवाद हुआ करता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं और पणियों के मध्य संघर्ष और देवताओं द्वारा पणियों के संहार का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है,
कि उनके बीच में टकराहट होती रहती थी। ठीक है, पणी जो होते थे वो व्यापारी होते थे, तो वो आदान प्रदान करते थे। आदान प्रदान कोई मुद्रा नहीं थी, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो याद रहेगा पणियों के मध्य संघर्ष हुआ था देवताओं के साथ में, और देवताओं ने किसका संहार कर दिया? पणियों का। व्यापार का माध्यम क्या था? अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। व्यापार कैसे? मतलब एक वस्तु दे दी जो आपको चाहिए और मुझे जो चाहिए उसके बदले में मैंने आपको वो वस्तु दे दी। ठीक है, जैसे मेरी जरूरत की वस्तु आपके पास में है और आपकी जरूरत की वस्तु मेरे पास में, तो हमने क्या कर लिया? अदला बदली कर ली, तो उसी पर आधारित था। इस काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान की चर्चा सुनते हैं। तो आप ये पॉइंट याद रखना, अर्थव्यवस्था किससे स्टार्ट होती है? धन से ही तो शुरू होती है, पैसों से ही सारा सिस्टम चलता है अर्थव्यवस्था का। तो यहाँ पे मुद्रा के रूप में किसका यूज हो रहा है? निष्क और शतमान की चर्चा मिलती है मुद्रा के रूप में, लेकिन ये कोई सिक्के नहीं है। ये देखो, निष्क है वो सोने की कोई धातु है या फिर कोई आभूषण है। सोने का क्या है? ये कोई आभूषण है अथवा पिंड है। ठीक है, निष्क को क्या बोलते हैं? सोने का कोई आभूषण, ठीक है, या फिर कोई पिंड। और जबकि शतमान का मतलब क्या है? 100 गायों की संख्या। 100 गायों की संख्या मतलब 100 गाय मुझे दे दो और आपको जो चीज़ चाहिए, महंगी चीज़ जो चाहिए वो आप मुझसे ले लो। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। निष्क और शतमान, ऋग्वेद में 2 मुद्राओं का नाम मिलता है, निष्क और शतमान, लेकिन कोई सिक्के नहीं है। निष्क का मतलब कोई सोने की धातु या फिर कोई पिंड। ठीक है, शतमान 100 गायों की संख्या। ओके, आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। ऋग्वेद अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण व्यवस्था ही थी, ये नगर को आदान प्रदान नहीं कर सकी, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल था वो भी क्या था? ग्रामीण ही था, नगरीय नहीं था। ये नगर को आधार प्रदान नहीं कर सकी। ठीक है, अतः ऋग्वेद में पुर की चर्चा तो मिलती है, यानी गांव की चर्चा तो मिलती है, लेकिन नगर की चर्चा नहीं मिलती है। तो अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान था। कृषि का स्थान तो था लेकिन बहुत कम था। ठीक है, 10,000 कुछ श्लोकों में से 10,462 श्लोक में से 24 श्लोकों में कृषि की चर्चा मिलती है। ठीक है, लोग कृषि करते थे 2 अनाज की। ठीक है, तो वो अनाज क्या क्या थे? यव और धान्य थे। ठीक है, लेकिन वो चावल से परिचित नहीं थे। धातुओं को गलाने और पीट कर वो वस्तुएं बनाते थे। ठीक है, औरतें और पुरुष दोनों ही क्या करते थे? कताई बुनाई का काम करते थे। ठीक है, कपड़े वस्त्र कैसे पहने जाते थे? सूती, रेशमी और ऊन के पहनते थे। और ऊन कहाँ पे मिल रही थी? अच्छी गांधार और सिंध के प्रदेश में ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता था। और उत्तम किस्म की रंगीन ऊन के वस्त्र कहाँ मिल बना रहे थे? रावी नदी यानी परुशनी नदी के पास में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। उसके अलावा व्यापार कौन करते थे? पणी करते थे। गैर आ रहे थे, इनके बीच में क्या हो जाती थी? लड़ाई भी हो जाती थी। देवताओं ने इनका क्या कर दिया था? संहार भी कर दिया था पणियों का। ओके, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था थी नहीं, लेकिन मुद्रा के रूप में हम क्या देख रहे थे? निष्क और शतमान देख रहे थे। निष्क क्या था? निष्क सोने की कोई आभूषण या फिर पिंड था। शतमान 100 गायों की संख्या का बताया गया है। ठीक है, संख्या बताई गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था। तो कल हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो इसी तरीके से कल वाला टॉपिक अपने समझेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लें इसको। ठीक है, और PDF लिंक मैंने दे दिया है नीचे पिन कमेंट में, आप एक बार जाकर चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, जय हिंद।